मैं आप सबका बहुत हृदय से स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से मुझे भी समझ में नहीं आ रहा था कि किस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। इसमें अनेक लोगों से चर्चा हुई थी और आज उसको एक डायरेक्शन मिली, इसका मुझे बहुत समाधान है। हम लोग नौ राज्यों में सत्ता में है, ये बात सही है। तो 9 राज्यों में हमने क्या करना चाहिए, हमारी प्रायोरिटी क्या है, इसका कोई मॉडल हमारे पास उपलब्ध नहीं है। हमारे एमएलए और एमपी अच्छा काम करें, ये हमारी जरूर अपेक्षा है। मिनिस्टर्स अच्छा काम करें, तो उन्हें क्या अच्छा काम करना चाहिए, इसका कोई मॉडल हमारे पास नहीं है। इसमें काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है। मैं ये भी मानता हूं कि इसमें यूनिमिटी एकदम नहीं बनेगी और हमारा नियम यह है कि बाय एंड लार्ज सभी लोग मिलकर जो राय करेंगे उसको हम स्वीकार करेंगे। केवल बीजेपी में ही इसमें एक राय बनाना भी बहुत कठिन है, वैसे परिवार में भी बनाना बहुत कठिन है। बहुत से बार उनकी भी छोटे ग्रुप में चर्चा हुई, उन्होंने बीच में तय किया था इस प्रकार की चर्चा करना। बहुत से बातों पर मैंने उनको कहा, आज मुझे लगता है मैं प्रकाश जी को प्रार्थना करूंगा कि बजरंग लाल जी को भी आगे कभी इस मीटिंग में बुलाइए, ताकि दुनिया क्या सोच रही है ये हम सब लोगों को पता चलना चाहिए, सबको ये समझना चाहिए। मैं हमारे संगठन मंत्रियों को भी फॉरेन जाने की बात चल रही, मुझे चाइना और इसराइल दोनों देशों का निमंत्रण है, तो मैंने तय किया कि कोई प्रचारक जो संगठन मंत्री उसको भी लेकर जाएंगे, क्योंकि जो बातें वर्ल्ड में बदल रही है वो समझनी चाहिए और समझे बिना कोई नीति नहीं बनाई जा सकती। और इसलिए वी आर ए डेमोक्रेटिक पार्टी, सबको अपने विचार रखने का अधिकार है और वो विचारों में शायद एक व्यक्ति को दूसरे के विचार शायद नहीं पड़ते होंगे, पर उसके विचार सुनना चाहिए, उसमें क्या सब्सटेंस है सुनना चाहिए और सबने मिलकर फिर बाय मेजोरिटी उसके ऊपर राय बनानी चाहिए। जहां तक उद्दिष्टों के बारे में है, उसके बारे में मेरे मन में सुस्पष्टता है। सबसे पहला उद्दिष्ट यही है कि नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद, ये हमारा आत्मा है। राष्ट्रभक्ति और यही हम सबके मन में काम करने का सबसे बड़ा अगर कोई ताकत है वो नेशनलिज्म, ये हमारी पार्टी की विशेषता है। आवश्यकता नहीं है कि मैंने आपको राष्ट्रवाद के ऊपर बहुत ज्यादा कुछ बताना चाहिए। राष्ट्रवाद इसी के साथ जुड़ा हुआ है कि राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास इन ऑल सेक्टर्स, कल्चर से लेकर एग्रीकल्चर तक, इकोनॉमी से लेकर वाटर मैनेजमेंट तक, और सभी क्षेत्रों में हम लोग दुनिया में आगे जाए। ये देश 21वीं सदी की एक सुपर इकोनॉमिक पावर वर्ल्ड में बने, ये जिसको मदरलैंड मानते हैं, मातृभूमि मानते हैं, ये हमारा देश सबसे आगे जाए और विश्व में सभी देशों के सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करे कि अगर कहीं किसी से लेना है तो हिंदुस्तान से सीखना है। तो दिस इज द फीलिंग इन आवर माइंड, हम सब लोग उसको मानते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, ये विचार अच्छा होगा इतना भी, तो उससे केवल काम होगा नहीं, वो विचार त्रुटि में लाने के लिए उस प्रकार की मैनेजमेंट एबिलिटी, प्रशासकीय कौशल्यता भी साथ में चाहिए। विचार बहुत अच्छे हैं, फॉर्मूला बहुत अच्छा है, पैकेज बहुत अच्छे हैं, पर एग्जीक्यूशन एंड इम्प्लीमेंटेशन में अगर प्रॉब्लम होंगे तो उसमें रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। और इसलिए हमने दूसरा जो सब्जेक्ट रखा है वो हमारे लिए आवश्यक है, वो है सुशासन का, गुड गवर्नेंस। 9 राज्यों में हम लोग रूलिंग पार्टी है और गुड गवर्नेंस यानी क्या है, हमको किस प्रकार से सत्ता परिवर्तन से सामाजिक आर्थिक परिवर्तन करना है राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, और इसलिए गुड गवर्नेंस का कंसेप्ट हमें सेकंड प्रायोरिटी करना है। अब तीसरा विषय जो हमारा इंपॉर्टेंट है, वो जो हमारी विचारधारा से जुड़ा हुआ है, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के विचारों में बार बार हमारे सामने आया है, महात्मा गांधी जी के विचारों में भी बार बार आया हुआ है। कभी जिसको उन्होंने राम राज्य कहा होगा, कभी दीनदयाल उपाध्याय जी ने एकात्म मानव दर्शन में उस विचारों की व्याप्ति बढ़ाते हुए कहा होगा,
कि हमारा विचार का केंद्र बिंदु कौन होना चाहिए। तो केंद्र बिंदु वही व्यक्ति होना चाहिए जो शोषित है, पीड़ित है, दलित है, सबसे पिछड़ा हुआ है, सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली, कल्चरली सभी दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, जो अंतिम पंक्ति में बैठा है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, जिसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जिसको खाने के लिए रोटी नहीं है, उसको केंद्र बिंदु मानकर फिर हमारी विचार को हमें शुरुआत करनी चाहिए कि उसका कल्याण कैसे हो। और इसी बात को अंत्योदय के विचार में पंडित जी ने हमारे सामने रखा है। तो राष्ट्रवाद, सुशासन और अंत्योदय, ये बाय क्लास 3 महत्वपूर्ण मुद्दे जो है जिस पर पार्टी में एम्फेसिस करने की कोशिश हम सब जगह पर कर रहे हैं। और ये कहते समय 3 बातें हमने कही हैं, कंट्री फर्स्ट, सेकंड पार्टी और बाद में मैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी ये जो तीनों बातें हमने सामने रखी है, उसके साथ जिस प्रकार से हम काम करना चाहते हैं, लोगों के सामने रखना चाहते हैं, वो भी हमने लोगों के सामने रखा है। अब बहुत बड़े बड़े फील्ड से, अलग अलग फील्ड से, सभी फील्ड की चर्चा एक समय नहीं हो सकती, पर मैं यहाँ कोई प्रेस वाले नहीं हूँ, तो इसलिए मैं खुले बोलने की छूट लेता हूँ। इतने दिनों के बाद, जैसे एक कंस्ट्रक्शन में होता है, एक कोड होता है कि ये कंस्ट्रक्शन कोड, तो मैं जब मंत्री था तो मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूँ, तो मुझे बताया गया कि ये इंडियन रोड कांग्रेस और इंडियन ब्रिज कांग्रेस ने एक कोड बनाए हुए हैं। फिर मैंने उनको पूछा कि मैं सिंगापुर और मलेशिया, इंडोनेशिया घूम रहा था, तो मैंने देखा बड़े स्लिक डिजाइन थे। तो मैं अनपढ़ हूँ, मुझे तो उसकी जानकारी नहीं थी, तो मैंने हमारे पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को पूछा कि यहाँ के डिजाइन स्लिक क्यों है। तो उन्होंने कहा सर इनका कोड अलग है। हमारा कोड क्यों नहीं है सर, हमारी जमीन में फर्क है कि इनके अगर स्लिक डिजाइन हो सकता है, स्ट्रक्चर बन सकता है, तो हमारा क्यों नहीं बन सकता। बोले इस पर बहुत 15-20 साल से विचार शुरू है। तो मैंने विचार कब पूरा होगा। तो बोले ब्रिजेस के बारे में, वर्ल्ड ब्रिज की जो कांग्रेस है वो विचार करती है, रोड के बारे में रोड की करते हैं, और ये चल रहा है विचार। तो इसका कौन प्रेसिडेंट है? तो सर मैं ही प्रेसिडेंट। मैंने बोला आप प्रेसिडेंट है और 20-20 साल से विचार करते हो, ये क्या चल रहा है, ये फालतू बात है, डबल करो, ये नहीं ऐसा होगा, मुझे नहीं चाहिए। मुझे दुनिया के लेटेस्ट डिजाइन कोड चाहिए मेरे स्टेट का। मैं अभी 55 फ्लाईओवर बना रहा हूँ और वर्ल्ड का जो बेस्ट डिजाइन है, बेस्ट कोड है, मुझे चाहिए। तो सर आप कैसे बना सकते हैं? आप भी नहीं बनाओगे, मुझे नहीं बनाते, ये कौन सा नया है? I don't know anything. I am not concerned with other states and other people and the country. What are the best in the world? वो मुझे चाहिए। तो सर ये कैसे होगा? वो हम करेंगे। कहाँ कानून में लिखा है कि महाराष्ट्र शासन कोड नहीं बना सकता, 30 करोड़ का लिखा है क्या? तो नहीं, मैं बनाऊंगा। तो ग्रामीण इंडिया में बहुत सीनियर व्यक्ति थे, सुब्बाराव करके, वेरी नोन पर्सन इन कॉन्क्रीट टेक्नोलॉजी। तो उनको कॉन्क्रीट एसोसिएशन से मैंने उनको बुलाया, 3-4 लोगों को, और हमारे सेक्रेटरी जो थे उनके अध्यक्षता में, और वो जो सुब्बाराव है उनको कॉन्फ्रेंस में लेकर 5 लोगों की एक कमेटी अपॉइंट कर। उनकी पहली मीटिंग हुई, मैंने कहा मुझे ब्रिज कोड बना दो, क्योंकि टेंडर निकालना है। सर इट विल टेक 3 years। 3 साल आप काम करोगे कोड बनाने के लिए, मेरे तो जिंदगी 5 साल की है, तो मैं कब फ्लाईओवर बनाऊंगा? सर वी आर सॉरी सर, इट इज वेरी टेक्निकल मैटर सर, वी कैन नॉट डू इट। सर आपका क्या है यू नो दैट मैं कौन हूँ? यू आर ए मिनिस्टर, मोर ओके, आई एम ए मिनिस्टर। 3 महीने में कोड बनाओ, यू डू और डाई, यू गो टू हेल, आई डोंट नो एनीथिंग, आई वॉट इट। ऐसा ही मैंने उनको कहा, और वो बेचारे चुप हो गए, चेहरे नीचे करके बैठ गए। जो करना है करो, कहाँ जाना है जाओ, जो पैसा लगता है बताओ, आई विल गिव यू एवरीथिंग, अब सब काम छोड़ दो, ये करो। और उन बेचारों ने काम किया, और 3 महीने के अंदर मुझे कोड बना के दिया। अब वो बदल गया कोड, मैंने उसी के ऊपर स्लिक डिजाइन मुंबई में बने। अब पूरे दिल्ली से लेकर तमिलनाडु तक अभी कोड जो MSRDC कोड जो हमने बनाया था, दैट वो उसका आधार लेके सब टेंडर निकल, तो बदल गया। तो बीजेपी में भी मैं यही बात कहता हूँ कि कोई इस प्रकार का किताब तो बने, वे MDI का विषय है तो हमारा ये है, जैसे गीता और बाइबल जैसा, ये हमारा कहना है। कोई रिटेल मार्केट है, वो ये कहना है। तो ये हर बात पर एक नेता अलग अलग बात कहता है, पार्टी करके फिर कैसे बात कहेंगे?
फिर टीवी पर मेरा इंटरव्यू है तो मैं अलग कहूंगा, इनका तो अलग कहेंगे, इनका तो अलग कहेंगे, इनका कुछ अलग कहेंगे, तो सभी प्रतिभाशाली है। तो यूनानिमिटी नहीं है, तो मुझे लगा कि ये डिफरेंट इकोनॉमिक इश्यूज पर एटलीस्ट पहले बीजेपी में यूनानिमिटी आए, और बीजेपी में यूनानिमिटी आने के पहले जो प्रोसीजर मैंने जिसकी रिक्वेस्ट प्रकाश जी को की थी कि पहले आप सबसे चर्चा करो। मैं तो ये चाहता हूं कि बाहर के लोगों से भी चर्चा करो। वी आर ओपन माइंडेड, वी आर डेमोक्रेटिक पार्टी, जो जो अच्छा जिसके पास है वो लोग। इवन मैंने लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट का, मेरा जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है उनको वाईएसआर जो अपने है मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, उनके पूरे मैंने स्कीम्स लेकर आया, हमने स्टडी किया, अच्छी स्कीम्स। लेफ्टिस्ट पार्टी में क्या चल रहा है वो भी लाई है। तो गुड गवर्नेंस सेल को करेगा, केवल बीजेपी का नहीं, सब राज्यों में अच्छी बात क्या है लेकर, कांग्रेस राज्यों को भी लेके आएगी, ताकि हमको पता चले कि पब्लिक इंटरेस्ट में, गरीब के इंटरेस्ट में क्या है। तो कलेक्शन उन्होंने किया और फिर उसके ऊपर उन्होंने कुछ स्कीम्स तैयार की। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम सब बातों के बारे में जितनी जितनी अच्छाई लगती है कोई भी विचारों में, वो हम ले, हमारा ठप्पा कोई नहीं है। ये भी एक बात चलती है कि ये कम्युनिस्ट है, वो सोशलिस्ट है, वो कैपिटलिस्ट है। हमारा जो टारगेट है, जो 47 के बाद, तो मैं अक्सर ये बात कहता हूँ अपनी भाषा में कि मैं भी रशिया में गया। अब रशिया क्या कम्युनिस्ट रहा, और चाइना तो अमेरिका से ज्यादा कैपिटलिस्ट बन रहा है। उनका जो थिंकिंग और जिस प्रकार के निर्णय हो रहे हैं, तो पहली बात जो प्रकाश जी ने कहा कि मनुष्य परिवर्तनशील प्राणी है, वैसे इकोनॉमी भी परिवर्तनशील है। उसको, उसका जो स्पिरिट है वो कार्ल मार्क्स ने रखा होगा, महात्मा जी ने रखा होगा, दीनदयाल उपाध्याय जी ने रखा होगा। स्पिरिट के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके स्पिरिट जो है, कोई वसुधैव कुटुंबकम कहा होगा, कोई और गरीबों की बात की होगी, स्पिरिट के बारे में नहीं, पर उसकी जो मीन्स एंड मेजर्स जो है उसके बारे में मुझे लगता है कि हमको समय के अनुसार सोचना पड़ेगा, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। उसके बारे में कैसा करना है आप लोगों ने तय करना है। मुझे लगता है इसमें 3 बातें इंपॉर्टेंट है। 47 के बाद आज तक 63 इयर्स में जो, क्योंकि किसी भी चीज का अगर अध्ययन करना है तो पहली बात तो ये हमने उसमें से निकालना चाहिए कि व्हाट इज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, अनुभव से आदमी बहुत बिगाड़ बनता है। तो 47 के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू जो इकोनॉमिक मॉडल लेकर आए थे, वो लगभग रशियन मॉडल का उन्होंने जैसे कि वैसे अपने देश में किया। पब्लिक सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, अंडरटेकिंग, और ये सब बातों में जो देख रहे हैं हम लोग, ये लगभग फेल हुआ है। इनको डेवलपमेंट भी करने के बारे में मुझे लगता है, जैसे उदाहरण के लिए भारत हेवी बेल का जो कंपनी है, इनके पास अभी अगर ये मन में लाएंगे तो इन्होंने इनका 50 गुना ज्यादा एक्सपांशन किया, तो भी इतने टर्बाइन और बॉयलर के ऑर्डर्स हैं। पर ये अपना एक्सपांशन जिस प्रमाण में नहीं कर सकते, तो हमारे पास से चाइना में हजारों लाखों करोड़ का बिजनेस पूरा पावर सेक्टर का चाइना में जा रहा है। अभी ट्रांसफार्मर चाइना से आ रहे हैं, टर्बाइन चाइना से आ रही, बॉयलर चाइना से आ रहे हैं। अभी धीरे धीरे वो जो ये अपने खड़े करते हैं टावर्स, वो भी रिलायंस वाले परसों मुझे कहा कि वो भी हमने वहां से लाया। तार भी बताओ, हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा, हम क्यों नहीं कॉम्पिटेटिव है। और इसलिए कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि हमको ये सोचना पड़ेगा कि ये जो पिछले 63 साल में जिस प्रकार की इकोनॉमिक मॉडल्स हमने खड़े किए, उसमें से क्या सही है, क्या गलत है, क्या उपयोगी है, क्या अनुपयोगी है, और किस प्रकार से हमें जाना चाहिए। मोटे तौर पर मैं एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं आपके जैसे ही हूं, मैं अपना चिंतन आपके सामने रख रहा हूं। जो अच्छा लगेगा उसको स्वीकार करिए, नहीं तो आप उसको आप सोच कर अलग बनाइए, वो भी चलेगा। मुझे ऐसा लगता है कि मोटे तौर पर 2 बातें हुई है। एक अर्बन इकोनॉमी अलग है और रूरल और एग्रीकल्चर इकोनॉमी अलग है। तो शरद जोशी उसको कहते हैं, ये इंडिया की इकोनॉमी है, ये भारत की इकोनॉमी है। अब सही यह है कि गरीब गरीब होते जा रहा है, धनवान धनवान होते जा रहा है। एग्रीकल्चर निग्लेक्ट हो रहा है, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, हमारे कारागिर जो कुछ है वो समाप्त होते जा रहे हैं, और धीरे धीरे गांवों की स्थिति बहुत खराब होती जा रही है। ना स्कूल है, ना हॉस्पिटल्स है, न सिंचाई की व्यवस्था है, न सीड बराबर मिल रहा है, न फर्टिलाइजर है,
किसान कर्जे के बोझे में है, लाखों किसान आत्महत्या कर रहे हैं और बड़े प्रमाण पर माइग्रेशन एग्रीकल्चर रूरल सेक्टर से अर्बन सेक्टर की तरफ आ रहा है, जिससे अर्बन सेक्टर के प्रॉब्लम और बढ़ रहे हैं। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसके परिणाम बहुत गंभीर है। तो मुझे लगता है इसकी एक बार चिंता करेंगे हम आगे जाते समय कैसा इंटीग्रेटेड अप्रोच लें कि जिससे हमने जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, डिस्पैरिटी निर्माण हुई, उसको हम कम कैसे कर सकें। दूसरी बात मोटी तौर पर मुझे लगता है कि हम हमारा एम्स एंड ऑब्जेक्ट में 2-3 बातें निश्चित करें। पहली बात हमको ये तय करें कि हम एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कैसे बढ़ा सकते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के इकोनॉमिक्स में उनका प्रिंसिपल था कि वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन, ये उनका मिशन था। उन्होंने बड़े बड़े उद्योगों को खड़ा किया, तो सही भी है, करना भी चाहिए। पर गांधी जी अक्सर कहते थे वी वांट मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स। अब ये कहते समय मैं टेक्नोलॉजी के फेवर में हूं, मैं मॉडर्नाइजेशन के फेवर में हूं, मैं कंप्यूटराइजेशन के फेवर में हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैक्सिमम प्रोडक्शन विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन, इसका मतलब तुम टेक्नोलॉजी को छोड़ दो और मशीनें बंद करो और लोगों को काम बांट दो। दैट इज नॉट द स्पिरिट ऑफ माय आर्गुमेंट। ये तो होना चाहिए, दुनिया के हिसाब से हमको मॉडर्नाइज बनना पड़ेगा, इसमें कोई सवाल नहीं। पर हमारा एम्फोसिस इस पर रहना चाहिए कि हम एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल कैसे खड़ा करें, पर कैपिटा इनकम और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कैसा खड़ा है। गुजरात में अगर 14% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है तो देश का एवरेज एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 2 और 2.5% पर है। क्या मतलब आता है, क्यों नहीं हो रहा ऐसा? दिन ब दिन एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? और एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर में ऐसा किया जा सकता है, ये ग्रोथ रेट बढ़ सकता है। गुजरात में बढ़ा है, बाकी राज्यों में क्यों नहीं बढ़ सकता? मेरे समझ में नहीं अभी तक। इतने बड़े बड़े नेता देश में हुए, तो बहुत दिनों से इस बात को कह रहा हूं कि वाटर ये सही में की ऑफ सक्सेस अगर हुई तो पानी है। हमारे यहाँ वाटर जो इरिगेशन जो है वो सब्जेक्ट स्टेट का सब्जेक्ट है और स्टेट के पास बजटरी बहुत कमी है और इरिगेशन को प्रायोरिटी नहीं है। और जिसके कारण मैं परसों एक स्टेट में गया था, बड़ा डेवलप स्टेट, रेडी स्टेट है, बहुत इन्वेस्टमेंट ला रहे, 4 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट और ऐसा बात हो रही है। मैंने एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट पूछो, इरिगेशन पोटेंशियल पूछा, तो मुझे समाधान नहीं हुआ। मैंने कहा दीदी आप इधर बढ़ रहे हैं और एक तरफ इधर आपका ध्यान नहीं है, इधर आप ध्यान नहीं दोगे, अगर इक्विलिब्रियम आप करें तो आपके अर्बन प्रॉब्लम और कॉम्प्लिकेटेड बन जाएंगे। जो मुंबई हुआ, कलकत्ता हुआ, चेन्नई हुई, दिल्ली हुई, वही होगा। अर्बन ग्रोथ सेंटर्स शहरों के नजदीक बड़े बड़े हो जाएंगे, स्लम्स बड़ी बड़ी खड़ी हो जाएगी और गांव पूरे उजड़ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि हमको ये देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाना है और दूसरी और पर कैपिटा इनकम एज पर एज द पुअर रूरल एग्रीकल्चर सेक्टर में जो है, जो ट्राइबल्स है, जो फार्मर्स है, जो वहां के लेबर्स है, उनके जीवन को हम सुसह्य कैसे बना सकते हैं, उनको हम लोग अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा दे सकते हैं। अब इसमें एक बात है जिसके बारे में मैं अक्सर वो बात कहता हूं, मुझे पता नहीं बीजेपी में तो उसमें अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव को हमने टैप करना चाहिए। जो इन्वेस्टमेंट है गवर्नमेंट की बजटरी इन्वेस्टमेंट, वो प्रायोरिटी कौन सी होनी चाहिए? अभी दिल्ली में इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, ये 70,000 करोड़ के कॉमनवेल्थ गेम, ये हमारी प्रायोरिटी नहीं। अगर इसके बजाय अगर हम लोग एक एक जिले में और एक एक गांव में अगर उसको डिसेंट्रलाइज कर दें तो शायद उसका और अच्छा उपयोग हो सकता है। जिले भी करना चाहिए, ऐसा नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि बजट का जो पार्ट है उसकी प्रायोरिटी क्या है। कभी कभी रोड में अभी बीओटी एनओटी सब आ गया। जब पहला प्रोजेक्ट मैंने शुरू किया बीओटी में तो बड़ा क्रिटिसाइज हुआ। मुझे कोई लोग पूछते थे कि अब सरकार भी बीओटी पर कब दोगे, ऐसे सवाल पूछने वाले लोग अब हमारे यहाँ महाराष्ट्र में बीओटी के साथ दूसरी बात नहीं करते, क्योंकि पर्याय नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। पर आपको अगर रूरल रोड कनेक्टिविटी को अगर पैसा देना है तो इंस्पायरेशन बिहाइंड प्राइवेट पब्लिक इन्वेस्टमेंट इज गिविंग मोर प्रायोरिटी द रूरल एंड पुअर सेक्टर ऑफ द सोसाइटी। जो नक्सलाइट जिस क्षेत्र में है, जहां किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जहां के युवा फ्रस्ट्रेट हो गए, निराश हो गए,
वहां हम लोग एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ाने के लिए बजट का उपयोग कर सकते हैं। और जहां हम लोग पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव से जिसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो 14-15 के ऊपर आ सकता है, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट्स हम लोग चला सकते हैं, अगर कोई भी सेक्टर है। तो उदाहरण के लिए आपको बताता हूं कि मैंने IRR निकाला था स्मशान भूमि का। एक आदमी को लकड़ी से जलाने के लिए कितना पैसा लगता है, लकड़ी और वो बोरी लगाकर, उसको इलेक्ट्रिक से जलाने के लिए कितना लगता है और डीजल से जलाने के लिए कितना लगता है। एक आदमी जलता है तो एक घर जलता है। तो मैंने कहा कि इतने बड़े ये सब कॉर्पोरेशन मेंटेन करती है तो इसका इकोनॉमिक्स कैसा होगा। तो हमने एक बहुत अच्छे 3 स्टार जैसे स्मशान भूमियां बनाई। तो मैंने उसका स्टडी किया तो उसको पूछा कि कैसा क्या इसमें कितने बॉडी आती है। बोले 5-7 तो रोज आती है। बोले तो जब धूप और पानी दोनों चलता है तो सीजन अच्छा रहता है, 15-16 तक जाता है। तो उसकी भाषा में वो बता रहा था। तो उसको मैंने कहा कि इसका इकोनॉमिक्स क्या है। तो डीजल से अगर जला के तो खर्चा आता है करीब 950, इलेक्ट्रिक से करेंगे तो 800 और लकड़ी से करेंगे तो 1500 रुपए। अब उसका राउंड फिगर करके अगर किया और रोज अगर उसमें इकोनॉमिक्स निकाली तो 5-7-10 हजार की रोज की कमाई है। तो उसके लिए कारपोरेशन का पैसा क्यों खर्चा करें। किसी चैरिटेबल ट्रस्ट जो हिंदू समाज के उनको उनकी स्मशान भूमियां दें, जो कब्रस्तान क्रिश्चियन के उनको चलाने के लिए अच्छी तरह से दे दे ताकि वो उसको चला। तो धीरे धीरे ऐसे कितने सेक्टर्स है जिसमें पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव को इंकरेज किया जा सकता है। जैसे आप इंडस्ट्री की बात करते हैं कि इंडस्ट्री में हम लोग कहते हैं कि ABCDE कंसेशन देते जाते हैं। मुझे लगा कि हम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को और हॉस्पिटल्स को क्यों कंसेशन देते। अभी जैसे अर्बन एरिया में हमारे स्टेट में है, जो हॉस्पिटल बनाता है उसको 4 FSI मुंबई में मिलता है, उसमें से 20% कमर्शियल बेचा जाता है। मैंने अभी 9 प्लॉट्स की एक स्कीम नागपुर में तैयार की कि 20% अगर बेच दिया जाए तो कुछ प्लॉट अच्छे है जहां प्राइम लोकेशन पर है, तो हॉस्पिटल के रिजर्व है, तो 20% से बिल्डिंग भी फ्री ऑफ चार्ज बनती है और इक्विपमेंट भी आ जाएंगे। ऐसे कुछ प्लॉट जिसमें MRI से लेकर पैथोलॉजी लेबोरेटरी से लेकर एक्सरे मशीन तक सब उसी पैसे में हो जाएगा अगर उसको 20% बेच दिया। और वही एक्सरे अगर 10 रुपए में, पैथोलॉजी 5 रुपए में और अच्छे स्टैंडर्ड की फैसिलिटी अगर गरीब को मिलती है तो कारपोरेशन दे सकती है, नगर पालिका दे सकती है। जितना हम डिस्ट्रिक्ट और तालुका लेवल पर जाएंगे, जो हॉस्पिटल जाएगा उसको लैब को फ्री ऑफ चार्ज मिलेगी, जो वहां हॉस्पिटल डालेगा उसको 35% इंसेंटिव मिलेंगे, हॉस्पिटल डालेगा उसको, जो तालुका के आगे जाएगा उसको इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा, जितना इक्विपमेंट लेंगे उसमें सेल टैक्स एक्साइज फ्री होगा। प्रॉब्लम यह है कि सरकार फैसिलिटी दे नहीं सकती और अच्छी फैसिलिटी अगर हम लोगों को देंगे तो कंपटीशन बढ़ने से गरीब का भी फायदा होगा। अभी मुंबई के लोकल में लगे हुए हैं कि हार्ट का ऑपरेशन करना है 60,000 रुपए में होगा, क्योंकि कैथलैब लाने वाले पहले बिल्कुल सिलेक्ट करते हो 2.5, 3 और 5 लाख लेते थे। अब इतनी कैथलैब हो गई कि आपने और बढ़ा दो कैथलैब ताकि डॉक्टर घूमे रोड पर कि हम करेंगे, हमारे पास हो, हमारे पास किसी पैदा करो। अल्टीमेटली लोगों का फायदा है। आइए यशवंत जी, अभी विशेष रूप से मुझे ऐसा लगता है कि मोर कॉम्पिटिशन मोर बेनिफिट टू द कंज्यूमर। अभी जैसे उदाहरण के लिए एयरलाइंस जो अलग अलग तैयार हुई उसमें जो साधारणतः हमारे पहले जो रेट्स थे, कंपटीशन आई, रेट कम हुए, कंज्यूमर का बेनिफिट हुआ उसमें। आप मुझे बताइए कि कॉल करते थे तो पहले हमको 60 रुपए नागपुर से दिल्ली बात करने के लगते थे, 40 पैसे में बात हो रही है। अब धीरे धीरे मोर कंपटीशन मोर बेनिफिट टू द पुअर पीपल। दूसरी बात, सरकार भी 70,000 करोड़ के हवाई जहाज 60,000 रुपये क्यों लेती है। ये पैसा बचाकर हम लोग प्रायोरिटी सेक्टर में कोई अगर यही पैसा अगर इरिगेशन पे खर्चा होता तो 1 एकड़ को पानी मिलता तो 2.5 गुना एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ता। अभी हमारे देश में जो गवर्नमेंट स्टैटिस्टिक्स बताते हैं कि 58,000 करोड़ अनाज हर साल चलता है। अब केवल इतना भी किया हमने कि जो गोडाउन्स की स्कीम अगर सब गांव में गई, अभी 1/3 ऑफ द फूड ग्रेन को रखने के लिए गोडाउन्स आए। अगर हमने रूरल सेक्टर में गोडाउन्स भी तैयार किए तो इस सेक्टर में मेरे हिसाब से करीब 90,000 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट आ सकती है, जो
ग्रामीण लोगों को एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है, जिसमें से वो अपना सोयाबीन गेहूं गोदाम में रखे, एक स्लीप ले ले और उसके अगेंस्ट बाजार का जिस दिन का भाव होगा उसमें 70% 75% उसको तुरंत बैंक उतना लोन दे दे। तो वो किसान को उसका जो आगे का रेट बढ़ते उसका फायदा उसका। अभी जैसे हमारे यहाँ राइस की स्थिति इतनी खराब हो गई, 10 रुपए किलो तक है, क्योंकि एक्सपोर्ट बंद हुआ है, मार्केट नहीं है। अब राइस वाले राइस मिल बंद पड़ गई। अब वही अगर ये गोडाउन तैयार हो गए गांव में तो वो रख पाएंगे। उनको रखने के बाद उनको स्टोर करने की कैपेसिटी होने के कारण मुझे लगता है कि उनको लोन मिल जाएगा, उनका काम भी चलाएगा। अब जहां जहां ऐसी इन्वेस्टमेंट हो सकती है ऐसे सेक्टर बहुत है। एजुकेशन में हमको अच्छा लगे कि बुरा लगे, आज एजुकेशन के लिए जितना एक्सपेंडिचर चलना चाहिए वो सरकार किसी का भी हो उतना हम नहीं दे सकते। अगर प्राथमिक एजुकेशन को हमने प्रायोरिटी दी तो उसी को तो पूरा पैसा हम दे नहीं सकते, तो हायर एजुकेशन के लिए बजट से कहां पैसा है। और मुझे लगता है ये अच्छी बात है कहने के लिए, जब हम सत्ता के बाहर रहते हैं कोई 10% ऑफ द एक्सपेंडिचर एजुकेशन पर करिए, इतना एग्रीकल्चर का बजट करिए। हम लोग कहते भाषण करते हैं और जब बजट बनाने वाले जो लोग, इसे यशवंत जी को पता होगा, जब उनके में कंस्ट्रेंट रहते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि उनको सभी बातों का विचार करना पड़ता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, रोड, पावर, इवन इरिगेशन में भी कुछ प्रमाण के मॉडल्स हमने तैयार किए। उदाहरण के लिए हमारे ऐसा हुआ वेस्टर्न महाराष्ट्र में कि कुछ प्रोजेक्ट बंद पड़े, तो मैंने उनको कहा कि ऐसा हम मॉडल तैयार करेंगे कि ये जो प्रोजेक्ट बंद पड़ा है उसको अगर हमको 70% और पैसा लगता है, 30% काम हुआ है, तो 30% इक्विटी हम सरकार की मानेंगे और प्राइवेट वालों को बोले कि आप ऐसा करिए, डैम को पूरा करिए, बाद में कैनल्स भी आप ही तैयार करिए। इसके साथ अगर 2-3 शुगर फैक्ट्री और इरिगेशन का फायदा, जो पानी आप ही बेचिए, वहां जो फिशरीज का बिजनेस होगा वो उसका राइट आपका रहेगा, पानी का जो रॉयल्टी वो भी आपकी रहेगी। और जो वहां फैक्ट्रीज खुलेगी, समझो शुगर फैक्ट्री खुलेगी, तो जो सेल टैक्स है, एक्साइज है, मोलाइसेस से अगर वहां और कोई डिस्ट्री शुरू हो गई तो वो सब हम आपको दे देते हैं। आपके नाम पे एक्स्ट्रा अकाउंट खुलेगा तो वहां उस एरिया में जितना जमा होगा उतना आपको मिलेगा। और जब आप इसको कर रहे हैं तो स्टील, सीमेंट, 40% का कॉस्ट स्टील और सीमेंट की है, उसको टैक्स एग्जम्प्टेड करेंगे। और जो स्टोन क्रशर, सैंड लगती है वो रॉयल्टी फ्री करेंगे। यानी उसको केवल अर्थवर्क करने के लिए डिफर पेमेंट पर उसको कहेंगे कि उतना तुम करिए, उसमें उसको डीजल लगता है, तो डीजल के लिए जो टैक्सेस है वो हम माफ कर देंगे। उतना डीजल आप काम करेंगे उतना डीजल आपको टैक्स, कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी तो आयरन बढ़ाने के लिए उसका उपयोग होगा। अब ये कोई एकदम अच्छी बात नहीं है, पर एक आधे बार 1.5 एसेट, 10-10 1.5 एसेट्स रखने के बजाय उसका कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। मुझे मकसद लगता है कि टूरिज्म ऐसा सेक्टर है, इसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। और एक टूरिस्ट जब आता है तो 84 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है। मैं उत्तराखंड में गया था, तो वहां के रात को मैं मुख्यमंत्री और सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी और मंत्री हम लोग बैठे थे बहुत देर तक। उनको कहा कि आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री और हरिद्वार, ऋषिकेश को कैश क्यों नहीं करते? सब जगह 5-5, 6-6 हेलीपैड तैयार किए, अभी उसके पीछे लगे और 5, 10, 15, 25 हेलीकॉप्टर कंपनी इन्वॉल्व करी। अब बहुत लोगों को बहुत कंपटीशन है, मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, डायरेक्ट फ्लाइट से लोग देहरादून उतरेंगे, हेलीकॉप्टर में 2 दिन का पैकेज रहेगा, पूरा हेलीकॉप्टर में बैठकर जाएंगे, 2 दिन वहां रहेंगे, सब गंगा स्नान करेंगे, वापस प्लेन में बैठेंगे। लोग पैसा देने के लिए तैयार है, उनको अच्छी सर्विसेज चाहिए। और वो अगर आएंगे तो आपके यहाँ सब सुधर जाएगी इकोनॉमी। इसमें आपने इन्वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको थोड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए आप, और थोड़े आपके रिसोर्ट अच्छे बनाइए, लोगों को अलाउ करिए। इतने बड़े प्रमाण पर एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल खड़ा होगा कि आपका राज्य इसमें बदल जाएगा। उनके यहाँ हिमालय की इसमें प्रॉब्लम है कि पावर लाइन वहां तक ले नहीं जा सकते। तो मुझे उन्होंने बताया कि जंगल में जो पत्ती गिर जाती है उसके कारण आग लगती है और जंगल में प्रॉब्लम होता है, और उधर पावर नहीं रहती। तो मैंने एक काम करिए कि जंगल की पत्ती इकट्ठा करने के लिए सभी गरीब किसान मजदूरों को इकट्ठा करिए, गैसीफायर लगा दीजिए 2 मेगावाट 3 मेगावाट का।
तो गैसीफायर से वहां बिजली हो जाएगी तो वो एरिया में इतने तो बिजली नहीं होगी, गैसीफायर का काम कोई करेगा और उसके लिए जो रॉ मटेरियल इकट्ठा करने का करेगा, बिजली वही 4 रुपये यूनिट तक मिलेगी, उधर की बिजली का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इतने दूर ले जाना उसको संभव नहीं है। तो मेरा पहला कहना है कि इसमें इनोवेटिव अप्रोच में हम लोग जहां जहां पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव को टैप कर सकते हैं उसको अलाउ करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और प्रायोरिटी हम लोग एग्रीकल्चर और रूरल सेक्टर की बजट के लिए ज्यादा दें, ताकि इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी जो हम चाहते हैं उस सेक्टर में हम लोग कम कर सकते हैं, जहां पर कैपिटल इनकम बढ़ा सकते हैं। जहां तक मुद्दे जो है विशेष के उनको सेल्स का मुद्दा है, एफडीआई का है, रिटेल का है, एजुकेशन का है, मीडिया का है, उसमें कितना इन्वेस्टमेंट किसने करना, बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड, डिफेंस में कितना अलाउ करना नहीं करना, मॉरिशस रूट, रिटेल मार्केट एंड बिग कारपोरेट, एग्रीकल्चर एंड फार्मर, क्रेडिट पॉलिसी, स्मॉल फार्मर्स, प्राइस पॉलिसी, सब्सिडी, एग्रीकल्चर के रिलेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्रीकल्चर पॉलिसी, जेनेटिक सीड्स पॉलिसी, वाटर पॉलिसी, रिवर कनेक्टिविटी। और हम लोग सोच रहे हैं, परसों में बिहार था, जहां नेपाल की बॉर्डर थे, पूरे बिहार में इतना पानी है, इतनी अच्छी जमीन है, एक भी शुगर फैक्ट्री चल रही है। लीची इतना सुंदर है, इतना प्रोडक्शन होता है, तो इसका कोई टेट्रा पैक में अगर पैक करके आता है तो लीची का जूस तो एक्सपोर्ट हो सकता है, इतना अच्छा वहां पोटेंशियल है, वहां इकोनॉमी बदल सकती है। और इसलिए वाटर कनेक्टिविटी के बारे में सोचना पड़ेगा। ये एक प्रोजेक्ट है जिसमें काफी बड़े पैमाने पर कैपिटल इन्वेस्टमेंट आकर्षित हो सकती है, और इसमें भी मुझे लगता है कि इसको किस प्रकार से पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव को टैप करके इसको हम कर सके, इसका विचार करना चाहिए। हमने एक वाटर का अलग सेल बनाया है, जिसमें सुरेश प्रभु भी मेरे पास आए थे, और इसमें कितनी हाइड्रो पावर तैयार होगी, वो पावर से कितना पैसा मिलेगा, फिर उसमें कितना कॉस्ट लगेगी और उसको कैसे कॉम्पेंसेट किया जा सकता है, और वो कम पैसे में कैसे हो सकता है, इसके ऊपर हम लोग मॉडल तैयार करने के पीछे लगे हुए हैं। इरिगेशन है, इसमें केवल वाटर मैनेजमेंट, ड्रिप, स्प्रिंकलर और आगे जाना पड़ेगा। ड्रिंकिंग वाटर का एक प्रॉब्लम है पूरे देश में। ये ड्रिंकिंग वाटर में आज स्थिति ऐसी है कि सभी कारपोरेशंस, म्यूनिसिपल कारपोरेशंस और ग्राम पंचायत की वाटर स्कीम लॉसेस कर रही है। अगर इसका देश का लॉस निकाला जाएगा, मेरे हिसाब से 40 से 45 हजार करोड़, 50 हजार करोड़ तक का लॉसेस है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है, स्कीम का ऑडिटिंग नहीं। मैंने एक स्टडी किया, 24/7 हमने स्कीम बनाई, और जब वो स्कीम अभी लगभग इम्प्लीमेंट हो रही है, नागपुर में हमने पहले हुआ तो फर्स्ट इन द कंट्री। तो पहले हमको अभी जब 540 MLD पानी आता था तो हमारा लॉस 125 करोड़ रुपए था। अब हम 350 MLD एक्सेस पानी लाएंगे और हमारा लॉस होगा 25 करोड़ से भी कम या नहीं होगा। इसका कारण हमने 24/7 किया है। वर्ल्ड में सभी देशों में पानी का इतना पानी 60% ऑफ पानी का जो बिल है उसका मीटरिंग ही नहीं होता। कहाँ जाता पानी पता ही नहीं किसी को। किसी भी देश की महानगर पालिका, नगर पालिका ये बता नहीं सकती कि 60% पानी कौन ले रहा है, मिसयूज हो रहा है कि वेस्ट हो रहा, पता नहीं। जब सीवेज वाटर है ये बेचा जा सकता है। ये हमने 15 करोड़ रुपए साल से महानगर पालिका से वो पानी बेच दिया पावर जनरेशन के लिए, और वो 20 साल के लिए बेचा है, तो उसका मैंने कहा नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालो और बैंक में केस डालेंगे 250 करोड़ रुपए हमको दो। अब संडास का गंदा पानी वो JNU में उसका हम शुद्ध करने का, रिसाइकलिंग का प्रोजेक्ट डाला, उसमें 70% सब्सिडी है और 30% वो केवल कारपोरेशन का है, और वो पानी साफ करके बेचा जनरेशन कंपनी को, गवर्नमेंट को, और उसके कारण 15 करोड़ अनुसार वो 10% बढ़ते जाएगा। उसको 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट को हमने नेट प्रेजेंट वैल्यू करके बैंक से 250 करोड़ रुपए लेकर वो 250 करोड़ को फिर एक प्रॉपर्टी अकाउंट को हमने ट्राई पार्टी एग्रीमेंट में डाला, और उससे 500 करोड़ के कॉम्प्यूटर बनाने की स्कीम तैयार हुई। और एक जगह पर एक डिफेंस की रेलवे लाइन गई थी गांव से, तो मैंने कहा उस समय कि इसको हम सरकार को मांगे। बहुत कोशिश करके 3-4 साल में हमको एक मेन इसमें डिफेंस की लाइन मिली 3.5 करोड़ में। अब 3.5 करोड़ की लाइन मिली, उसको मैंने ऑफिस कॉन्ट्रैक्टर जो मशहूर आर्किटेक्ट उनको बुलाया, और उसने लंदन स्टेट की स्कीम बनाई। अब वो 3.5 करोड़ में मिली हुई 35 हेक्टर लैंड
उसके ऊपर अभी टोटल प्रोजेक्ट हो रहा है 3,500 करोड़ का, और उसमें से 500 करोड़ रुपए कॉर्पोरेशन को बेनिफिट मिल रहा है और करीब 125 करोड़ टैक्स बढ़ेगा, और उसमें और स्विमिंग टैंक्स, हेल्थ क्लब और बाकी भी बातें हैं। बिन पैसे से होकर कॉर्पोरेशन स्ट्रांग बन रही। मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सी मॉडल्स है जिसमें हम लोग हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को हम कर सकते हैं। मुंबई कॉर्पोरेशन को इतना पावर लगती है, उन्होंने अभी तक अपना पावर प्रोजेक्ट नहीं डाला, हम वहां रूलिंग पार्टी है। और हमारे यहाँ नागपुर गवर्नमेंट हमने भी 540 मेगावाट का टेंडर निकाला है। तो मैंने उनको कहा कि आप इसको आप खुद की पावर निकालो, क्यों रिलायंस और टाटा को देते हो? और जिस भाव से वो अभी 7.5 और 8 रुपए यूनिट को पावर बेच रहे मॉल वालों को, और इनको रेट से 9 रुपए तक जा रहा है। और पावर अभी छत्तीसगढ़ में इंडिया बुल का प्रोजेक्ट में 86 पैसा आया, शासन में 8,000 मेगावाट रिलायंस डाल रही, वो 1 रुपया 45 पैसे से पावर देगी 4,000 मेगावाट। तो मुझे लगता है मेगा प्रोजेक्ट आते हैं। झारखंड में भी मैंने उनको सजेस्ट किया कि आप पावर सरप्लस स्टेट भरिए, छत्तीसगढ़ बन सकता है, और पावर बेचकर 2-3 हजार करोड़ की कमाई हो सकती है। तो धीरे धीरे मुझे लगता है कि सरकार में भी ये भूमिका रखनी पड़ेगी कि सरकार व्यापारी नहीं है, पर जो दे सकता है उससे लेना चाहिए, और जो गरीब है उसको मुफ्त में या सब्सिडी में उसको देना पड़ेगा, क्योंकि उसका सर्वाइवल भी जरूरी है। तो इसके आधार पर मुझे लगता है कि ड्रिंकिंग वाटर, वाटर मैनेजमेंट, वाटर रिसाइकलिंग, रिवर कनेक्टिविटी, पोल्यूशन और इन्वायरमेंट ये एक प्रॉब्लम है। ये हमारे ग्रोथ में एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हुआ है। इसका आएगा, पर कभी आपको इकोनॉमिक ग्रोथ के हिसाब से इसका विचार करना पड़ेगा। एक्सेंट्रिक व्यू पॉइंट लेते हैं, अब उसमें हम लोग चुप बैठे क्योंकि हम लोग विरोधी पार्टी में। अभी हमारे मुंबई में एयरपोर्ट में यहाँ तो स्थिति ऐसी, मुंबई में 1-1 घंटा, मैं परसों दिन पटना से गया तो उसने कह दिया 9:30 बजे रहते मुंबई में पहुंचे ऊपर, तो 11:30 तक उतर नहीं सकते, 2 घंटा ऊपर। फिर उसका सैटेलाइट फोन किया, मैं डायरेक्टर को बोलो तुम उसको रिक्वेस्ट करो। तो उसने कहा कि बोला एक काम करो, गडकरी साहब के साथ मेरा चाय पानी का कार्यक्रम करो तो जल्दी उतारो। तो उसको प्रॉमिस किया, तब मुझे आधा घंटे के बाद मेरा प्लेन उतर पाया मुंबई में, नहीं तो मैं 11:30 तक ऊपर घूम रहा था। ये 2 घंटे फ्यूल वेस्ट हो रहा है, रोज का करोड़ों का भी फ्यूल वेस्ट हो रहा है। और एक एयरपोर्ट की जरूरत है, मुंबई की डेवलपमेंट रुकी हुई है। अच्छा, जहां करने की जगह उसके बारे में वो माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी है। मैं एनवायरमेंट के फेवर में हूँ, पर डेवलपमेंट ही नहीं होगी तो मैं जैसे एक्सप्रेस हाईवे के समय एक साइंटिस्ट निकले थे, मैंने कहा 100 साल पहले ये खंडाला में कोई एक काले रंग के कोई बर्ड हाँ, वो ऐसा है, कोई कागज पे किसी ने लिखा हुआ है इसलिए यहाँ हाईवे मत बना दिए। इसके लिए 125 रिट पिटीशन और 5 साल कोर्ट में जाएंगे, कास्ट एस्केलेट हो रही है, और 100 रुपए का काम 500 रुपए में 500 करोड़ में जा रहा है, 100 करोड़ का काम गरीब के पैसे जेब से पैसे जा रहे हैं। ये मुझे लगता है कि इसके बारे में भी हमको सोचना पड़ेगा। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ये भी एक अच्छा फील्ड है जिसमें आगे जाना पड़ेगा। कुछ चीज आपसे रिलेटेड है, कुछ नहीं है, पर मेरा प्रकाश जी से ये अनुरोध है कि आप उसके हेड बनाकर उसको छोड़ दीजिए। अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का आपके इसमें नहीं आता होगा, पर कहीं इसके बारे में पार्टी तय करें। अब ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में वो कचरे से पैलेट तैयार की, उसकी कैलोरिक वैल्यू करीब 2300 आई। अब वो 1400 टन 1600 टन रोज निकल रहे, तो उसके कारण बॉयलर में जा रहे हैं। कितने बड़े शहर का ये वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वो सड़ता है, तेल आते हैं, ये बच सकता है, उससे सोर्स पैसा मिल सकता है। केवल फ्लाई ऐश बेस्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी अगर की तो कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट कम हो सकती है। फ्लाई ऐश के पेविंग वॉल बन सकते हैं, फ्लाई ऐश सीमेंट में जा रही है, 35% सीमेंट में मिक्स हो रही है, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल क्रिएट हो सकता है। मुझे लगता है कि जहां जहां एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल होता है, जहां जहां कॉस्ट कम हो सकती है, और जहां जहां जो उपयोग की चीजें जो पोल्यूशन के हिसाब से भी, उसके भी सेक्टर ढूंढने पड़ेंगे। इंडस्ट्री का भी एक बड़ा सेक्टर है, बिग इंडस्ट्री, स्मॉल एंड मीडियम, कॉटेज, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट। लेबर पॉलिसी भी एक सब्जेक्ट है, डिबेटेबल है, मैं कुछ स्पर्श नहीं करता, आपको सोचना पड़ेगा कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा। आप ग्रुप बनाइए, आप सोचिए। देखो, मैंने इनको कहा है कि मैं अभी आपको यहाँ बता, मैंने समझा भी बहुत लोगों का कि आप जो कह रहे हैं वो मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं करना। आप कुछ बात भी मैं यही कहेंगे कि भाई आप ये मत,
तो उनका काम ही, मैं ट्रेड यूनियन में हूँ, तो कोई भी ट्रेड यूनियन वाला जो बोलता है वो कोई इंडस्ट्री ऐसा डिसइन्वेस्टमेंट की बात कैसे मानने करेगा? पर उसके कारण अगर करोड़ों के लॉसेस बढ़ रहे हैं तो सरकार कैसे चलेगी? इंटीग्रेटेड अप्रोच होना चाहिए, जो ना लेबर का सोचे ना मालक का सोचे, तो समाज और देश हित का सोचकर उसके बारे में क्या है वो मार्ग निकाले। अब मुझे लगता है सबके इसमें ऊपर सब लोग ओपन माइंड से सोच रहे हैं। परिवार में और संघ में भी चर्चा हुई तो मुझे पता है कि आपके मन पे एक टेंशन रहेगा, ये कहेंगे तो उनको क्या लगेगा, ये कहेगा तो उनको क्या लगेगा, किसको क्या लगना ये आपका सवाल नहीं है। आपको सही क्या लगता है आप सोचकर आपको यूनानिटी बनाइए। हम लोग उनके साथ भी बैठेंगे, पार्टी के सेंट्रल लीडरशिप के साथ प्रेजेंटेशन करेंगे, पावर पॉइंट सबके बाद चर्चा करेंगे और बाय यूनानिटी व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, व्हाट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन, उसको फाइनल करके कहेंगे बीजेपी की ये भूमिका हमको ये लगता है। फिर सबको कहेंगे कि आपको इसके ऊपर सेकंड थॉट नहीं। जब तक हमने ये जो बाइबल गीता हमारे बनने तक सब सुना है, अब आपके इंडिविजुअल थॉट आपके साथ है, अब इसके साथ चलना पड़ेगा। दिस इज द लाइन ऑफ द पार्टी, अब सब मिलकर चलना पड़ेगा, नहीं तो ये व्यक्ति के अलग अलग सोच के आधार पर चलेंगे तो नहीं। जब परिवार में भी कन्विंस करना होगा, और कहीं ऐसा भी हो सकता है कि ये 3-4 बातों में आपकी राय अलग है, हमारी राय अलग है, इतने बातों में हमारी मतभिन्नता है। बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं कि आप और ये अलग से, वो अलग कह रहे, वो अलग पार्टी अलग कह रही है। हम जो बात कहेंगे वही बात अगर वो कहेंगे तो हम एक ही पार्टी होते हैं। हमारे में डिफरेंस है, वो अलग कहेंगे और हम अलग कहेंगे, इसीलिए तो हम अलायंस पार्टनर बने। तो धीरे धीरे कुछ ऑर्गेनाइजेशन में होगा तो हम लोग ये मान्य करेंगे कि भाई इसमें हमारा अलग कहना है। अभी पावर सेक्टर है, बायोडीजल है, हमारे जो आए हैं, फिर इसमें इथेनॉल की बात हुई, हमने इथेनॉल की कॉन्फ्रेंस की थी और बहुत अच्छी बायोफ्यूल। तो ये एक सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर टुवर्ड्स एनर्जी एंड पावर सेक्टर। गाय का विषय है, गाय के इसमें अभी 10 रुपए लीटर से गोमूत्र ले रहे हैं। मैं साइंटिफिक बात कर रहा हूं, मैं रिलीजियस बात नहीं कर रहा हूं। अब उनको शॉर्टेज है, देशी गाय का गोमूत्र 10 रुपए लीटर से नहीं मिला, उससे फिनाइल बना रहे, 10 चीजें बना रहे, चीजें अच्छी है, उसका रिजल्ट अच्छा है। कल मैं चित्रकूट गया था, उन्होंने गोमूत्र के ऊपर बल्ब लगा के दिखाया, पावर जनरेट की। अगर जो सही है उसको स्वीकार करो। मैं ये नहीं मान रहा हूं कि गाय के पेट में 36 करोड़ भगवान है इसलिए गाय बहुत अच्छा है, उसको भगवान बनाना है, नॉट टॉकिंग, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं विज्ञान की बात कर रहा हूं। अगर उसमें वो बात सिद्ध होती तो उसको स्वीकार करना होगा। अभी वर्मी कल्चर या ऑर्गेनिक फार्मिंग ये बिल्कुल लोगों में चॉइस है। अभी और गोबर से उन्होंने ये प्लाईवुड बनाया, पार्टिकल बनाया, ब्रिक्स बनाई। तो गाय है हमारे इकोनॉमी का आधार है, गाय, जिसके बारे में हमारे आइडियोलॉजी में हम कोशिश करते हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग, बाद में हमारे यहाँ जो हमने नीम के झाड़ है या आयुर्वेदिक है हमारे पास। अभी रामदेव बाबा के पास परसों में गया, 3 घंटा बैठा, फायदा हुआ कि उनकी पार्टी बनाने का इरादा तो उन्होंने मुझे कहा कि बोले मैं नितिन जी मैं पार्टी में बोलूँ, आप मेरी बात को क्या करेंगे, बोला आप बताओ आपको क्या चाहिए। भ्रष्टाचार मुक्त देश बनना चाहिए, मैं भी आपके साथ हूँ। बोले बीजेपी में कांग्रेस में फर्क क्या? बीजेपी में कांग्रेस में थोड़ा फर्क है, कितना, मतलब हमारे यहाँ भ्रष्टाचार नहीं है ऐसा मैं नहीं कह सकता, उनको सुधारने की आवश्यकता, कमियां है। तो कमियां कहा नहीं मारा जाए। आप भी 4 लोग लगे भगवे कपड़े पहन के आते हो तो उसमें भगवे कपड़े पहने हुए भी कुछ ऐसे निकल जाते कि जिनको आप सपोर्ट नहीं कर सकते, जिनकी बात नहीं कर सकते। बुराई सब जगह है, पर बात बीजेपी का जो न्यूक्लियस है वो चाहता है कि हम अच्छाई की तरफ जाए, हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन दें। और हम एक पॉलिटिकल पार्टी है और एक आदमी को 1 वोट का अधिकार है, वाइस चांसलर को भी 1 वोट है और जो डकैत है उसको भी 1 वोट है। तो हमको तो सबको साथ में ले जाना पड़ेगा कि उसके वोट भी चाहिए। पर हमारा कमिटमेंट है ये भ्रष्टाचार मुक्त शासन होना चाहिए। गाय के बारे में, आयुर्वेद के बारे में, हमारी संस्कृति, विरासत, इतिहास के बारे में आपके और हमारे विचारों में अंतर नहीं है। और उसके साथ विज्ञान, तंत्र विज्ञान को भी साथ में लेकर जाना चाहिए। काफी बातों में चर्चा हुई तो मैं कहा हम तो बात चाहते कुछ आपके राज्य के कारण हुई है, ऐसा तो मुझे दिखे। आखिर मान लें कि चलो हम आपको समय देते हैं, आप कुछ करके दिखाइए, आपके भीतर कुछ दिखाइए कि कुछ फर्क हो रहा है। मतलब आप हमको थोड़ा विश्वास रखिए, हम एकदम आपको नहीं, कुछ फर्क आपको दिखा सकेंगे, हम जरूर कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कुछ बातें अभी उनके यहाँ उन्होंने मुझे बताया बिस्किट बनाया, और बिस्किट में उन्होंने जरूर नहीं, बाकी भी बाजरी और ये सब डाला, इतना टेस्टी बिस्किट है। वो गाजर का जूस उसमें डाला, वो कलकत्ता में बनाते हैं,
अब धीरे धीरे रामदेव बाबा अपने 2000 करोड़ की इकोनॉमी खड़ी करेंगे। उन्होंने एप्पल जूस बनाया, मैंने उनको बोला ऑरेंज जूस बनाओ। अब उनके पास वो ऑलिव जूस का मार्केट बना हुआ है, आयुर्वेदिक मेडिसिन का मार्केट हुआ, जंगल में कीड़ा पड़ा हुआ है, वनस्पति है, क्यों नहीं हमारे ट्राइबल्स उसको कलेक्ट करें, क्यों नहीं उसको लगाए। जटोबा की बात जब चल रही तो लगा सकते हैं उसमें, ताकि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। मुझे लगता है बहुत सी बातें इनोवेटिव अप्रोच में, और जो सबसे पहली बात मैंने आपको कही कि हम लोग गरीब आदमी से हमारी कटिबद्धता है, राष्ट्र के सर्वांगीण उन्नति और विकास से हमारी कटिबद्धता है। सोशो इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन हमको मान्य नहीं है, सोशो इकोनॉमिक इक्वलिटी पर हमारा विश्वास है। हम लोग अर्बन और रूरल इकोनॉमी की गैप को कम करना चाहते हैं, माइग्रेशन जो है फ्रॉम रूरल टू अर्बन उसको रोकना चाहते हैं। मैं तो ऐसी बात सोचता हूं कि एक स्थिति ऐसी पैदा करें कि लोग शहर से गांव की तरफ जाए। इसका मतलब हम बड़े इंडस्ट्री सेक्टर पर अन्याय नहीं कर रहे, जब तक उसमें टैक्स रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा, बड़ी इंडस्ट्री में कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, तब तक जो सरप्लस है वो गरीब को खर्चा करने के लिए हमको कहां से मिलेगा। मुझे लगता है कि एक अच्छी लाइन अटल जी के नेतृत्व में सरकार ने दी, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में, टेलीकम्युनिकेशन में, सभी सेक्टर में हमने रिवोल्यूशनरी काम किया। पर 2G का जब आया तो ये सरकार ने कितना बड़ा करप्शन किया। अब वो मुझे लगता है कि हम लोग धीरे धीरे जो मेन स्पिरिट है कि राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति और विकास, समतोल विकास, इंटीग्रेटेड अप्रोच फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और हम राष्ट्रवादी हैं, गुड गवर्नेंस के द्वारा हमारे राष्ट्र को विकसनशील राष्ट्र नहीं तो दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर बनाएंगे, और जो सबसे गरीब शोषित पीड़ित व्यक्ति है उसको आम आदमी के साथ उसका लेवल सभी प्रकार से बढ़ाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है स्पिरिट ये रखकर अगर हम लोग इन सब बातों का सोचेंगे तो एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एम्प्लॉयमेंट, नरेगा, अंत्योदय, पावर, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, मैंने मेरे पास ये विषय निकाले थे और भी इसके ग्रुप बन सकते हैं। आखिर में एक ही बात मैं आपको कहूंगा कि मेरी इच्छा है, मैं एक जगह देखिए यहाँ दीनदयाल मार्ग पर 2 एकड़ जगह है और उस पर अभी अच्छे मेरा बड़ा डेवलपर है, उनको कहा है कि इको फ्रेंडली हमको एक बिल्डिंग बनानी है। 25 करोड़ रुपए का प्लान भी कर रहे हैं वहां पे, यहाँ बीजेपी का एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होगा, एक कार्यालय होगा, एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट बिल्डिंग होगी और उसमें ऐसे 50 चैम्बर्स रहेंगे, कुछ लोग रह भी सकेंगे और उनको आने रहने की व्यवस्था भी होगी। रिसर्च लेबोरेटरी, रिसर्च के लिए लाइब्रेरी होगी, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा। बहुत जरूरी है, आप जब तक चिंतन से सही दिशा, सही भूमिका, सही पॉलिसी तैयार नहीं करोगे तो हम देश के भविष्य को नहीं बदल सकते। और नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम अप टू इन्फिनिटी। कोई एक व्यक्ति का परफेक्शन नहीं होता, एक में 100 गुण अच्छे, किसी में 50 है, किसी में 200। जो अच्छा है उसको इकट्ठा करिए और सबको अलाउ करिए। और मैं तो ये कहूंगा कि नए जनरेशन के भी लोगों को और इसमें इंकरेज करिए। प्रकाश जी, सिन्हा जी को बोला था और यंग है, और ऐसे लोग ढूंढिए क्योंकि उनकी भी एक सोच है, उनका भी एक सोचना अलग है, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन द 2 जनरेशन ये भी बहुत बड़ा है। उनका भी व्यू पॉइंट समझिए और जो बेसिक विचारधारा को लेकर हम चल रहे हैं उसके इसमें जैसे बाइबल और गीता बनी है, वैसा बीजेपी का इकोनॉमिक थिंकिंग का कोई एक बने जो बायोफ्यूल से लेकर बड़े इंडस्ट्री तक हमारा अप्रोच ये है। और फिर उसके आधार पर हम हमारे राज्यों को कह सके कि तुम ये करो, आप ये निर्णय करो, इस प्रकार से आएगा तो इस प्रकार की बात करो। ये उसी समय कर पाएंगे जब हमारे पास कुछ तैयार होगा। अब तो ऐसा है कि मुझे लोग कहते हैं कि ये शासन अच्छा काम नहीं करता, वो अच्छा नहीं करता, उसने ऐसा नहीं किया, तो मैं कहता हूँ मैं जिम्मेदार हूँ, वो जिम्मेदार नहीं। तो पूछते आप कैसे जिम्मेदार है? हमने अभी तक उनको बताया नहीं अच्छा काम कैसे करना, तो मैं उनको क्या दूँ? अब ये करने के लिए ये प्रोसेस बड़ी है, ये मैं अकेला नहीं कर सकता। वी आर ए टीम। योगा से कोई XYZ कैप्टन होगा तो मुझे तो लगता है कि हम सब लोग मिल कर कम टूगेदर, थिंक टूगेदर एंड वर्क टूगेदर, वर्क फॉर द नेशन। और मुझे लगता है कि ये हमारा जो स्पिरिट है जो हमको पिछले अनेक सालों से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, एक राजेश शाह जी ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन तैयार किया था राजीव चंद्रशेखर जी के, इसमें हम लोग एक इंडिया विजन 2025 डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे हैं।
उन्होंने एक आइडिया मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने डॉक्टर एडगर जी ने क्या कहा, महात्मा गांधी ने क्या कहा, परम पूज्य गुरु जी ने क्या कहा, स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय जी ने क्या कहा, अटल जी ने और अडवाणी जी ने क्या कहा, ये सब बातों को, सब विचारों को एक करके इकोनॉमिक विजन को अच्छी तरह से प्लान करके उस समय प्रेजेंटेशन किया। वो भी इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं और ऐसा भी हमारा तैयार हो प्लान है। हम कोशिश करें अभी नॉर्थ ईस्ट जो है उसका विजन डॉक्यूमेंट हम तैयार करें। कोशिश तो ये कि हर राज्य अपने 25 साल का एक प्रकार का प्लानिंग तैयार करें, प्लानिंग इन एडवांस एंड प्लानिंग इन डिटेल। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा काम है, इसमें सबको काम करने का मौका है। इसमें जितने छोटे छोटे ग्रुप बन सकते हैं उसमें बनाइए और फिर उसको एक जगह पर लाकर और सबकी सलाह करके फिर बीजेपी की जो हाईएस्ट बॉडी है उनके सामने इसका प्रेजेंटेशन करेंगे। उसमें उनकी भी बात सब सुनेंगे। उसमें भी एकदम एक वाक्यता आएगी ऐसा नहीं है, उसमें भी अलग अलग व्यू पॉइंट है। फिर उसमें मेजोरिटी बनाएंगे। फिर उसके बाद संगठन के लोगों से, परिवार के लोगों से भी बात करेंगे। कुछ बातें मैंने भी उनके सामने रखते हुए कही कि नहीं हमको ऐसा लगता है, वो भी फ्री है, उसमें उनका भी माइंड ओपन है। और उसका उन्होंने डेट मांग रहे मुझे, बीजेपी और हमारे बीच में इंटरेक्शन के लिए आप ग्रुप तैयार करो और हमारी मीटिंग करवाओ। मैंने हाथ जोड़ दिया, हमारे कुछ हुआ नहीं अभी तक, आपके साथ धीरे धीरे जल्दी हमारे इस प्रकार के ग्रुप और उनके ग्रुप बैठकर वो भी एक बात करें। और कुछ बातें 10-20% ऐसी हो सकती है उसमें हमारा मत अलग है, उनका मत अलग है, तो वो भी तैयार है इस बात के लिए। हम कहेंगे कि हम पॉलिटिकल पार्टी है, हमारी ये मर्यादा हमको यहाँ से करना पड़ेगा, क्योंकि आदर्शवाद के साथ साथ पॉपुलर पॉलिटिक्स, तो कोई ऐसी बात आप बहुत सही है करके हम कह भी दे तो बात किताब के लिए और समझने के लिए अच्छी होगी, तो जिससे कारण हम लोग पॉलिटिकल पॉपुलर पॉलिटिक्स में अड़चन में आएंगे तो प्रॉब्लम है। तो थोड़ा सा सब बातों का इक्विलिब्रियम मेंटेन करके इंटीग्रिटी अप्रोच में मुझे लगता है कि एक बार आप ये करिए और इसमें इसका अच्छा फायदा होगा। मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और ये जल्दी तैयार करिए, एक दिन में नहीं हो पाएगा। तो प्रकाश जी मुझे लगता है और समय इसमें दीजिए। अगर इस एक्टिविटीज को पार्टी से कुछ फाइनेंस करने की आवश्यकता पड़े तो मदद भी करेंगे। तो इसको और बड़े बड़े ग्रुप तैयार करके जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स है, रिटायर्ड वाइस चांसलर्स है, जो अपने मदद करना चाहते हैं, अलग अलग क्षेत्र के थिंकिंग में उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, उनको बुलाइए, उनका प्रेजेंटेशन दीजिए और धीरे धीरे एक फाइनल बाइबल गीता जैसा कोई एक इकोनॉमिक बाइबल गीता बीजेपी में तैयार हुई है, जिसमें किसी भी सवाल का जवाब उसमें मिलेगा कि दिस इज द पॉलिसी एंड पर्सपेक्टिव ऑफ बीजेपी फॉर फ्यूचर। ऐसा कहकर हम आगे जा सकेंगे। यहाँ तक वो काम आप सोचेंगे, कठिन काम है और आप इसमें सब लोग सहकार्य करिए, यही आपसे प्रार्थना है। बहुत